हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 20.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं सुबह सुबह। पीयूष, गौरव, राहुल, कृष्णा, साध, वंशिका, आरजू, प्रभात, सिंचन, दीक्षिता, नमस्ते नमस्ते। और बताइए कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के? कभी कभी सुबह सुबह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ लिया करो। कह रहे क्या इंडिया जीतेगा मालिक? बिल्कुल जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा भाई। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिल टूटा है लेकिन दुखा तो नहीं है। और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं हम रोज उठते हैं। अच्छा, तुम उठ जाते हो सुबह? अच्छा, मैं पहली बार उठ रहा हूं क्या? कह रहे हम तो रोज उठते हैं। चलिए भाई, कह रहे हम 5 बजे से जागे हुए हैं। कह रहे सोए ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्लास कर ली गई है हैक। कोई तो चाहता था आज सुबह की क्लास लेना, लेकिन मैंने क्लास ले ली तो लगता है हैकिंग करवा दी गई है। किसने किया है ये काम? कौन बताएगा उसका नाम? कह रहे मामा कहाँ गए? हम तो यही हैं लेकिन दिख नहीं रहे। दिक्कत ये है, कैमरे को ठंड लग गई है। हेलो, हेलो, हेलो। कैमरे को लग गई ठंड, किसी की लग गई नजर। कौन है वो जो सुबह सुबह क्लास लेना चाह रहा था लेकिन हमने क्लास ले ली? हेलो हेलो, आ गए क्या वापस? क्या अब मैं दिखाई दे रहा हूं? हाँ। अरे नेटवर्क की समस्याएं तो देखो चलती रहेंगी जीवन में। हमें इन सब चीजों से ऊपर निकलना है भाई। अरे शॉर्टेस्ट क्लास ऑफ द हिस्ट्री, 1 मिनट 22 सेकेंड। जल्दी बताइए, क्या मैं वापस आ गया हूं? क्या मैं सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? लेकिन अब मैं खुद को तो नहीं दिखाई दे रहा भाई, पता ही नहीं चल रहा क्लास चल रही कि नहीं। हेलो हेलो। एक काम करते हैं, बैक करके एंटर करते हैं ना। आ गया हूं वापस, हाँ। चलिए चलिए चलिए, आगे आगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 5 है हमारा। देखने में 5 है लेकिन बड़े बड़े लेक्चर मिला लो तो 8 9 लेक्चर तो हो ही चुके हैं। ठीक है, देखने में बस 5 लग रहा है तुम्हें। नंबर से 5 दिख रहा है, बाकी तुम्हें पता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या करने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में हमने सेंड में रिएक्शन पढ़ी थी। हम आज एक काम करते हैं, डाइजोनियम की सारी रिएक्शन पढ़ लेते हैं ताकि आपको अभी से ही क्लियर हो जाए रिएक्शन और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आपसे बन जाए। ठीक है, तो हमको अमीन्स के डाइजोनियम में रिएक्शन नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक, और हेलो एरिन्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं, ArSN2 वाली आज। तो ध्यान से देखना जरा। तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में बता रहा हूं। ठीक है, मैं सारी रिएक्शन लिख देता हूं। मैंने कल आपको कुछ रिएक्शन बताई थी, आज अपन सारी रिएक्शन लिख लेते हैं और एक एक करके इनको सबको समझ लेंगे। तो आप एक ना चार्ट टाइप से बना लो ताकि आपको आराम से ये रिकॉल होने लगे। ऐसे चार्ट जैसा बना लो ताकि रिकॉल आसानी से हो जाए। चलिए देखिए जरा, मैंने आपको कल बताई थी Cu2Cl2HCl, ये सेंड मेयर है। Cu2Br2HBr, ये सेंड मेयर है। CuCN KCN,
बेटा यहां HCN इसलिए नहीं लिया क्योंकि HCN वीक एसिड होता है ना, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो KCN यानी कि आयंस के फॉर्म में हम यहां यूज कर रहे हैं इसको। HCN नहीं लिखना, KCN लेना, ठीक है। CuHCl, CuHBr, KI पानी के साथ गर्म कर दीजिए, H3PO2 रिडक्शन करा लीजिए, और इथेनॉल रिडक्शन करा लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, और HbF4 लेकर के कुछ बनाइए पहले, और उसके बाद इसके दो काम होते हैं, एक तो आप हीटिंग करा दीजिए और एक NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीटिंग करा दीजिए। तो क्या क्या होने वाला है इन सब रिएक्शन में? बहुत आसान रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये वाली तो हम कल पढ़ चुके हैं, यहां क्या बनता था PHCl, यहां क्या बनता था PHBr। अब बताओ यहां क्या बनेगा? आंसर निकालने के लिए तुम ऐसा बोल सकते हो कि Cn माइनस जो है यहां अटैक करके इसको निकाल दे, होता तो वो रेडिकल से है वैसे, है ना, लेकिन आंसर निकालने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो कि भाई यहां Cn रिप्लेस कर देगा N2 को, होता रेडिकल से है ना। CuHCl सिमिलर इसी टाइप की रिएक्शन है, तो PHCl बन जाएगा, यहां HBr है तो PHBr बन जाएगा, Ki में I माइनस लेकर के रिप्लेसमेंट करवा दो तो पचई बन जाएगा। पानी आएगा तो H प्लस निकलेगा, क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा, फिनॉल बनाने की प्रिपरेशन है गर्म पानी के साथ, पानी आएगा OH जुड़ेगा, H3PO2 खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है H3PO3 में और इसको रिड्यूस कर देता है PHH में, है ना। इसकी अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा दोनों की। इथेनॉल खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है एसिडल्डिहाइड में और रिड्यूस कर देता है PHH में। HbF4 क्या करता है? आयन एक्सचेंज करके एक नया डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता है। और यहां पर क्या होगा, अगर तुम इसको हीट करा दोगे तो हीटिंग पर ये सॉल्ट टूटेगा और जो BF4 माइनस है वो आपको BF3 दे देगा और F माइनस दे देगा, और F माइनस से आप इस पे सब्स्टिट्यूशन करा दो तो PHF बन जाएगा, बाकी BF3 और N2 भी निकल जाएगा, है ना। यहां पर BF3 भी निकल जाएगा और बेटा N2 भी निकल जाएगा, ठीक है। इन सभी में N2 निकल रही है, यहां भी N2, 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 इन सभी में N2 निकल रही है, ठीक, इन सभी में N2 गैस निकल रही है। सर यहां क्या होगा? Na प्लस NO2 माइनस, और NO2 माइनस यहां अटैक कर देगा तो PHNO2 जुड़ेगा, ठीक है। NO2 अटैक कर देगा तो PHNO2 जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा। और सर क्या निकल जाएगा? BF4 माइनस BF3 दे देगा और NaF बन जाएगा, क्योंकि Na प्लस F माइनस जो निकला NaF बना लेगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो चार्ट है ना, जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बिना पेपर नहीं बनता है, तो महा इंपॉर्टेंट है ये, महा की पावर इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ये वाली रिएक्शन तो आप जानते हो, इनका क्या नाम है? इन तीनों को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर तब बोलते हैं जब क्यूप्रस का सॉल्ट होता है। ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं गेटरमैन रिएक्शन। जब सिंपल कॉपर लेते हैं तो गेटरमैन रिएक्शन कहलाती है। इसका कुछ नाम नहीं है, अपने नाम पे रख लीजिए, मैंने अपने नाम पे रख रखा है, इसका नाम सिजीज रिएक्शन। इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इस वाले का नाम है, यहां से लेकर इधर तक इस रिएक्शन को बोलते हैं बाज सीमेन रिएक्शन। बाज सीमेन रिएक्शन ये अराइल फ्लोराइड बनाने का इकलौता मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी है। सर यहां PHI बन रहा है, कोई और तरीके से PHI बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप बेंजीन का आयोडीनेशन करवा लो, बेंजीन का आयोडीनेशन करवा लो आप, तो क्या बनता था? पचाई बनेगा, लेकिन HI भी बन जाएगा, और HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिवर्स रिएक्शन कर देता है। तो आपको यहां पर क्या डालना होगा? HNO3 या HiO3 डाल दो, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी, क्योंकि HI को ऑक्सीडाइज कर देगा ये किसमें? I2 में। तो ये भी PHI बनाने का तरीका है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो अल्काइल फ्लोराइड बनाने का तरीका है, और
बाज सीमेन अराइल फ्लोराइड बनाने का तरीका है। फ्लोराइड आप दो ही तरीके से अपने सिलेबस में बनाते हो, ठीक है, क्लियर है, ये कहानी है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब इसमें से ये वाली रिएक्शन कॉपर वाली तो आप जानते हो, फ्री रेडिकल के थ्रू आप करवा देते हो, यहां आई माइनस अटैक कर देता है, यहां स्वयं पानी अटैक कर देता है इस पर। अब ये दोनों रिएक्शन की मैक्सिमम समझ लो, यहां भी समझ गए आप, एफ माइनस अटैक करता है इस पे, NO2 माइनस इस पे। ये दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम आप समझ जा देते हैं आपको। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पहले सर दोनों में से किसी से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन अराइल फ्लोराइड वाली थोड़ी बेटर मानी जाती है क्योंकि ये वाली रिवर्सिबल होती है ना। हालांकि तुम उसको इरिवर्सिबल बना देते हो रिएजेंट डाल के, लेकिन पूरी इरिवर्सिबिलिटी वाली रिएक्शन ये है, तो ये थोड़ा बेटर है बात सीमेन रिएक्शन, ठीक है। ठीक आहे, तो मैं आपको समय देता हूं इसको लिखने के लिए 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर इसको लिख लीजिए, 2 मिनट के अंदर इसको आप लिख लीजिए और मुझे बताइए। बाकी अभी कपलिंग बता रहा हूं, रुको अभी जगह नहीं बची ना इस वाली स्लाइड में, कपलिंग भी बता रहा हूं। अब मैं आपको इथेनॉल और H3PO2 की रिडक्शन रिएक्शन की एक बार मैकेनिज्म दिखा देता हूं कि कैसे रिड्यूस करता होगा। बाकी तो सारी क्लियर है आपको। कॉपर वाली रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है, Ki वाली आई माइनस अटैक, पानी वाली H2O का अटैक, बाद CN में F माइनस का अटैक और NaNO2 कॉपर में NO2 का अटैक, N2 निकलना सब में। बाज सीमेन रिएक्शन जो है वो फ्लोराइड वाली है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि सर यहां लिखा है एरो, एरो थोड़ा टेढ़ा कर लो, ये ऐसा कर लो एरो, ठीक है। H3PO2 और इथेनॉल वाली आप एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए। कह रहे हैं बस हमारी कपलिंग नहीं हो रही, बाकी रिएक्शन में तो खूब चल रही है। बेटा होगी कपलिंग, डोंट वरी, कपलिंग सबकी होती है समय आने पे। चले आगे, सुबह सुबह चमक रही हो बेटा। NaNO2 जो है वो NO2 माइनस अटैक कराता है, ठीक है। चला जाए आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर DDT CCl4 वगैरह पढ़ना है कि नहीं? लास्ट में पढ़ेंगे अपन, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ कवर कर लेंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने मैकेनिज्म बताता हूं, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। चलिए ध्यान से एक बार देख लीजिए जरा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे मेरे पास लिखा है इथेनॉल, तो इथेनॉल किस तरीके से रिड्यूस करता है और स्वयं को कैसे ऑक्सीडाइज करता है, एक लाइन की है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, एक लाइन की रिएक्शन है, एक लाइन की। कैसे होती है ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करेगा और यहां से ये H माइनस के फॉर्म में यहां अटैक करके N2 निकाल देगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ रहा है, रिडक्शन हो गया। तो ये क्या बना लेगा, देखिए ये बना लेगा CH3, CH डबल बॉन्ड O H प्लस, और बन जाएगा PHH, N2 गैस निकली और Cl माइनस निकला, है ना, तो N2 गैस निकल गई, Cl माइनस निकला ये, और Cl माइनस यहां से H प्लस निकाल के इसको एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, ऐसा नजर आने वाला है, ऐसा नजर आने वाला है, ठीक है, ये कहानी है। और जो H3PO2 होता है, H3PO2 में एक्चुअल में पानी होता है थोड़ा सा, है ना,
H3PO2 में यहां पर पानी होता है, पानी, एक्वस लिख सकते हैं आप H3PO2 में। एक्चुअली कैसे होती रिएक्शन देखिए, H3PO2 एक तो ये हो गई, दूसरी H3PO2 कैसा दिखता है, क्या तुम्हें H3PO2 ऐसा दिखता है? अब ये रिड्यूस कैसे करेगा, देखिए जरा, ऐसे करेगा, सॉरी, N2+Cl-, ठीक है। ये कैसे करेगा, एक्वस मीडियम में तुम उसको ऐसे समझा सकते हो कि इसने यहां अटैक करा और ये H यहां अटैक करके N2 निकाल दे। हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो रिडक्शन है, और ये तुमको ऐसा दिखाएगा, ठीक, ये बना लेगा PHH प्लस N2 प्लस Cl-, और अब Cl- यहां से H निकाल लेगा, तो फाइनली आपको दिखेगा H3PO3, ऐसा दिख रहा होगा H3PO3, है ना, और PHH N2 और HCl, PHH N2 और HCl। तो ये कहानी है, ये कहानी है। तो एक रिडक्शन रिएक्शन ऐसे हो सकती है, एक रिडक्शन रिएक्शन ऐसे हो सकती है, समझ गए? तो ये मैकेनिज्म मैंने बताई दोनों की, नॉट इंपॉर्टेंट, आप इनको छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार देख लिया कि बनता कैसे। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख लिया आपने कि कैसे हो सकता है ये, बस ठीक है, समझने के लिए अच्छा होता है ये, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं डाइजोनियम की कपलिंग रिएक्शन भी होती है। आइए जरा, चलूं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो भाई, इजाजत है आपकी तो। यस, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बोल सकते हो इसको, बिल्कुल सही, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बोल सकते हो। डन, चलूं आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कपलिंग ऑफ डायजोनियम, डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन देता है, ठीक, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। दो रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप मैकेनिज्म सीख लोगे, सब जगह अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, आपको मिलेगा यहां पर PHN2+ और Cl-। मुझे बताओ क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, बताइए जरा, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, PHN2+ ऐसे लिख रहा हूं, आप बोलोगे सर ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही बात है, सही बात है, ऐसे करता है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। मैं क्या करूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, ठीक, नहीं उल्टा, इसको दोगे ना तब न्यूट्रल होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ऐसा दिखेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब यहां पर आप कुछ भी ले आओ, यहां पर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, तो ये क्या करेगा, कपलिंग। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, थोड़ा बल्की है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल बल्की है ना, बेंजीन है, तो ये मेजर प्रोडक्ट कहां देगा, ये मेजर प्रोडक्ट पैरा पर अटैक करा के दे देगा, ठीक है। तो ये बना लेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, N डबल बॉन्ड NPH, है ना, एजोबेंजीन के फॉर्मेट में आपको दिखेगा, N डबल बॉन्ड एजो होता है ना, एजोबेंजीन के फॉर्मेट में दिखेगा ये। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, बस यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसकी हमें दो रिएक्शन है जो हमें देखनी है, एक एनिलीन की और एक फिनॉल की, एक एनिलीन की और एक फिनॉल की, ठीक है। इनको एजोडाई टेस्ट भी बोलते हैं, बिल्कुल सही वासु जी, फिनॉल और एनिलीन का टेस्ट भी, क्योंकि कलर आता है उसमें,
एजोडाइटेस्ट नाम है उनका। ये क्लियर है मैकेनिज्म? छोटी सी एक लाइन की है, वो तो ईएसआर वाली तो है ये, कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, पैरा पोजीशन पे भेज देंगे। ठीक है, ठीक आहे, थोड़ा डीप पढ़ाओ। भाई इससे डीप क्या होगा, ज्यादा डीप में मत चले जाना, नहीं तो वापस नहीं आ पाओगे। थोड़ा डीप पढ़ाओ। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल डीप होता क्या है, और तुमको ये पता होना चाहिए कि कितनी गहराई में उतरना है। ऐसा ना हो कि तुम वापस ही नहीं आ पा रहे हो। गहराई में जाने में तो अच्छा तो लगेगा, मजा आएगा, लोगों को कहने के लिए हो जाएगा कि हम तो बहुत गहरे में गए थे, लेकिन तुम वापस ही नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो डीप का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए। ये जो शब्द है ना, डीप, गहराई, मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट, ये बहुत खतरनाक शब्द है, इसको ऐसे हर जगह यूज नहीं करते। ठीक है, कह रहे कल की तरह हो जाएगा फिर। एक कह रहा है कल की तरह ना हो जाए कहीं। चलिए आइए, आइए आइए। तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम जिस जनरेशन में भी जी रहे हो, तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है, तो तुमको लगता है कि कोई मास्टर जो है तुमको थोड़ा गहराई में उतार देता है तो तुमको लगता है वाह मजा आ गया। हम तो इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। हमें ये पता है कि तुमको कितनी गहराई तक लेके वापस लाना है, क्योंकि हमको तुम्हें वापस लाना है, वहां छोड़ना नहीं है, मर जाओगे नहीं तो। ठीक है, आइए। आइए मैं आपको बता रहा हूं फिनॉल। फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन देखिएगा क्या होता है। फिनॉल क्या करता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, सॉरी डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। अब मुझे बताओ, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और मैंने यहां फिनॉल लगा दिया, तो मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, कहां रिएक्शन होगी आप जानते हैं, कहां रिएक्शन होगी, पैरा पर होगी आप जानते हैं, पीएच एन डबल बॉन्ड एन, ये बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इसका नाम लिख लें पहले, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम है। ठीक है, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम है, और ये ऑरेंज कलर होता है इसका, और ऑरेंज डाई बोलते हैं इसको। इस वाले रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बात है कि यहां पर पीएच जो है ना वो 9-10 के आसपास होती है, 9-10-11 के आसपास। इस बात को हम समझेंगे, यहां पीएच का थोड़ा रोल होता है। क्यों, यहां पीएच ये है, इसका मतलब मीडियम क्या है बताओ जरा। पीएच अगर 9-10 है तो मीडियम क्या है, बेसिक। ठीक है, मीडियम क्या है, बेसिक। सर यहां बेसिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये बेसिक मीडियम में क्यों कराते हैं, ताकि हमें रिएक्शन की रेट ज्यादा मिले। भाई रिएक्शन तेजी से हो अच्छी बात है ना, हम टेस्ट करा रहे हैं भाई, हम टेस्ट करा रहे हैं, ये आपका एजोडाई टेस्ट इसको बोलते हैं, हम टेस्ट करा रहे हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन जल्दी आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है ना, समय बचाने के लिए। तो बेसिक मीडियम हम इसलिए लेते हैं कि ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल है ना, फिनॉल, जो फिनॉल होता है ये बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर लेता है, एसिड बेस रिएक्शन देता है, और ये बना लेता है फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन बना करके डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन देता है। ये मतलब ये PHN2+ है ना, डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन देता है। तो फिनॉक्साइड के थ्रू ये रिएक्शन होती है, हालांकि वापस से रिएक्शन मीडियम से H+ लेकर के फिनॉल में रिकवर हो जाएगा, लेकिन यहां O नेगेटिव आएगा। ठीक, तो मुझे बताओ, अगर मैं ESR कंपेयर कराऊं, ESR में रेट ऑफ रिएक्शन, तो PHOH की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी या PHO- की, बताओ। आपको यह देखना होगा कि प्लस एम पावर किसकी ज्यादा है, और प्लस एम पावर O- की ज्यादा होती है किससे, OH से। भाई O- के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, समझे भाई, O- के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, समझे।
क्या बात ये समझे आप? तो O नेगेटिव के थ्रू रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए फिनॉल वाली रिएक्शंस में आप देखोगे हाई पीएच यूज की जाती है। क्यों की जाती है आपको समझ में आया? समझे कुछ? ठीक है। अब एक कह रहा है फिनॉल तो खुद बेस है, तो ये OH से क्यों रिएक्ट कर रहा है? बेटा फिनॉल एक लुइस बेस, लेकिन अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो ये अपने आप को एसिड बना लेगा, क्योंकि H भी इसके पास। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये रिएक्शन इसके थ्रू होती है, मतलब इस पर ESR होगा और ये रिएक्शन मीडियम से H ले लेगा। हालांकि हम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल अंदर वाली बात जो है वो ये कि O नेगेटिव जो है वो अच्छा प्लस M होता है, इसलिए ये तेज रिएक्शन देता है। ये मैंने आपको पहली रिएक्शन बताई एजोडाई में। अगर मैं यहां एनिलीन ले लूं तो मामला थोड़ा सा उल्टा है। देखिए जरा, एनिलीन ले लूंगा तो मामला उल्टा है। अच्छा ये लिख रहे होगे आप, चलो इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो, नोट कर लीजिए। तो यहां जो रिएक्शन बढ़ती है वो फिनॉक्साइड आयन से बढ़ती है। अब फिनॉक्साइड आयन पर ही अटैक करेगा। N2 प्लस एक्चुअली अटैक कहां करता है? फिनॉक्साइड आयन के पैरा पर, और फिर रिएक्शन मीडियम से ये H2O से H प्लस ले लेगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, हो गया। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं सेकंड रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड रिएक्शन है एनिलीन की, और एनिलीन कैसा दिखता है आपको? ऐसा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा डायजोटाइजेशन, तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए, PHN2 प्लस Cl माइनस, है ना, ये है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या? PHN2 प्लस ही है। तो ये बनाता है पीएच पैरा पे अटैक करेगा, पैरा पर अटैक करेगा, ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये येलो डाई होती है, येलो कलर होता है। लेकिन इस रिएक्शन में भी एक कैच है। क्या कैच है? ध्यान से सुनिएगा। यहां पीएच जो है वो 4, 5, 4.5, 5.5 के आसपास होती है पीएच, यानी कि मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? एसिडिक। सर यहां इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? वहां बेसिक था, यहां एसिडिक क्यों है? आइए समझते हैं। जो एनिलीन है ना, ये बहुत बढ़िया बेस है भाई। नाइट्रोजीनस बेस तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, नाइट्रोजीनस बेस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो PHNH2 है ना, ये बहुत तगड़ा बेस है भाई, है ना। नाइट्रोजीनस बेस अच्छे होते हैं कंपेरिजन टू फिनॉल वगैरह। तो ये क्या करेगा? PHN2 प्लस जो दिख रहा है आपको, इसके साथ ये बेस और ये लुइस एसिड की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड होते हैं, है ना। तो ये बना लेगा ऐसा PH N डबल बॉन्ड N, ये लिख रहा हूं, और इससे जुड़ जाएगा N H प्लस, ऐसा दिखेगा। देखिए, है ना, इसको भी मैं PH ही लिख देता हूं, ऐसा दिखेगा। देखो PH N डबल बॉन्ड N, और ये इस पर अटैक कर देगा। ये लुइस बेस, ये लुइस एसिड की तरह काम करेगा, तो ऐसा दिखेगा। अब यहां से H प्लस निकल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इज्जत कम हो गई, इज्जत वापस चाहिए। तो ये बनाएगा PH N डबल बॉन्ड N NHPH, ऐसा दिखेगा। लेकिन रिएक्शन का मीडियम एसिडिक है, रिएक्शन का मीडियम एसिडिक है, तो ये वापस से क्या करेगा? ये वापस से प्रोटोनेट हो जाएगा। और जब टेस्ट करा रहे होते हैं ना, तो ये डालते हैं, ये डालते हैं, और फिर धीमे धीमे पीएच कम करते हैं, है ना, धीमे धीमे पीएच इसकी कम करते हैं, ऐसे डालते जाते हैं। और ऐसे डालते जाएंगे तो जब H प्लस बढ़ने लगेगा, तो अब ये दोबारा से ये कंपाउंड रिएक्ट कर लेगा इससे, तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो ये ऐसा बनाएगा, ठीक। और ये ब्रेक होकर के, और ये ब्रेक होकर के, ये ब्रेक होकर के यहां प्लस बनेगा, और ये पॉजिटिव इसके पैरा पर अटैक कर देगा। तो एक्चुअल मैकेनिज्म इसकी ऐसी होती है। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बात हो गई? ये तो आपने वही कर दिया। जी हां, वही किया है, लेकिन आप बात की गहराई को समझें। अब जरा गहराई में जाना था ना, आप समझें जरा। इस बात की गहराई ये है कि पहले तो ये रिएक्शन होगी ना,
अगर कॉन्सेप्चुअली चलो तो पहले तो ये होगी, करानी तुम्हें क्या थी, ईएसआर। भाई टेस्ट तो तुम यही कर रहे थे ना, टेस्ट तुम यही कर रहे थे, करानी आपको ईएसआर थी। लेकिन यहां होगी तो ये, भाई ये लुईस बेस की तरह काम करेगा और ये वाला लुईस एसिड की तरह काम करने लगेगा। इलेक्ट्रोफाइल तो लुईस एसिड है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड है। तो ये जब अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा। अब आप सोचोगे अब क्या करें, अब आप पीएच को कम करोगे। अब आप पीएच कम करोगे यानी कि H+ बढ़ाते जाओगे तो ऐसा होगा और ये दोबारा से वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके रिएक्शन के मीडियम में H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी, तो अब जो है वो इसको प्रोटोनेट करने की कोशिश करेगा और प्रोटोनेट करेगा तो ये निकलेगा, निकलेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन के पैरा पे अटैक कर देगा। बन वही रहा है, भावनाएं वही है, शब्द अलग है। मतलब रिएक्शन की मैकेनिज्म ऐसे चल रही है। पहले एसिड बेस ही रिएक्शन होगी क्योंकि एसिड बेस तेज रिएक्शन होती है। एसिड बेस यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट बनना, तेज रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी, समझे कि नहीं? ये है मैटर। चले आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए भाई। बहुत बढ़िया। तीसरी रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्फा नेफ्थॉल बोलते हैं इसको, अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दूं अगर डाइजोनियम से, तो अब आप करा सकते हैं सीधे पैरा पर अटैक करा दो। ठीक है, और जितने भी फिनोलिक टाइप के ग्रुप हैं उनमें पीएच हाई होगी, मतलब बेसिक मीडियम होगा, और एनिलीन वालों में एसिडिक होगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। सर अगर मैं यहां पर बीटा नेफ्थॉल ले लूं, बीटा नेफ्थॉल, और इसकी रिएक्शन करवाऊं डायजोनियम के साथ, तो ये यहां अटैक करवाता है। इसका कारण है, इसका कारण है क्यों, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन तो अब बुक है ना भाई, पैरा पे अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अटैक तो वहां होता है जहां ईएसआर हो, और ईएसआर होने के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसके बाद H+ निकलता है ना। याद करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई मान लो मेरे पास ये OH है, मैं इसके पैरा पर अटैक क्यों करवा रहा हूं, पैरा पर अटैक क्यों करवा रहा हूं, करवा के देख लेते हैं। अगर मैं इसके पैरा पर डायजोनियम का अटैक करवाऊं तो ऐसा दिखेगा। अब यहां पर H तो होना चाहिए ना ताकि एरोमेटिसिटी रीगेन हो पाए। भाई डायजोनियम जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है वहां पर H होना चाहिए ना, एरोमेटिसिटी रीगेन भी तो करनी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है ना? कुछ याद आ रहा है? ईएसआर में अगर मैंने डायजोनियम का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दिया तो H+ तो होना चाहिए ताकि एरोमेटिसिटी रीगेन हो पाए। अब देखें जरा, यहां H तो है ही नहीं, अब यहां H नहीं है तो यहां रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, और रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो अब दो ऑर्थो पोजीशन बची, या तो यहां होगी या यहां होगी। सर यहां क्यों नहीं कराई, यहीं क्यों कराई, क्योंकि जब तुम इसका अटैक यहां करवाओगे तो आपको जो जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ध्यान से सुनना जरा, बहुत बेहतरीन मिलेगा। देखिए जरा, मैंने अटैक यहीं क्यों कराया ऊपर, अगर मैं इस ऑर्थो पे कराता तो इलेक्ट्रोफाइल यहां बनता, ऐसा दिखता। आप बोलो नहीं नहीं हम तो यहां कराएंगे, करा लो। अगर तुम यहां कराते हो, अगर तुम यहां कराते हो तब तुमको ऐसा दिखेगा। देखिए, तब तुमको ऐसा दिखेगा। एक मिनट, मैंने अटैक यहां कराया तो प्लस यहां बना, ठीक, बॉन्ड बना के करना पड़ेगा, बॉन्ड कम नजर आ रहे हैं मेरे को। यहां आएगा डबल,
यहां OH है, ये देखिए जरा, अगर मैं N2 प्लस पीएच का अटैक करवाता हूं यहां पर, ठीक, यहां पर करवाता हूं तो प्लस यहां आएगा, इधर आएगा, ऐसा दिखेगा। देखिए जरा, देखिए अगर मैं इस ऑर्थो पर अटैक करवाता हूं तो मेरा प्लस जो है वो इधर आएगा, बॉन्ड बना के देख लिया मैंने, और इसमें अटैक कराता हूं तो प्लस इधर आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, मैंने दोनों पर ऑर्थो पे अटैक करा दिया, पैरा पे तो होना नहीं था। अब पैरा पर अटैक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एच नहीं है। अब ये और ये पोजीशन में बताओ कहां पर प्लस स्टेबल है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, देख लो आप, ये वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू दिस, देख लो आप, साफ साफ दिख रहा है। कह रहे हैं पैरा पे क्यों नहीं होगा, अरे यार पैरा पे एच नहीं है ना, एरोमेटिसिटी कैसे रीगेन होगी, ये देखो, एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए पैरा पर एच होना जरूरी है ना, तभी तो वो वापस से रीगेन हो पाएगी एरोमेटिसिटी। बी भी है पहले वाले, बिल्कुल सही बात है आशुतोष जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसलिए मैंने यहां अटैक कराया। तो इस सवाल का आंसर कहां लगाना है आपको, इस जगह पे लगाना है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब मैं इसका आंसर यहां लिख देता हूं। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि इस ऑर्थो पर ही क्यों अटैक हुआ, ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो आई होप आपको यह मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ArSN1 रिएक्शन, ठीक है, डायजोनियम की रिएक्शन हो गई। अब डायजोनियम में ही एक रिएक्शन है पानी वाली, देखें जरा, ArSN1 रिएक्शन यूजुअली आपको दिखने को नहीं मिलती है, सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसी है जो ArSN1 देता है, ये वाली फिनॉल की फॉर्मेशन ArSN1 रिएक्शन से होती है, क्योंकि ArSN1 यूजुअली दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती हैं वो आप देखिए जरा, मैकेनिज्म समझिए तो आपको आइडिया लगेगा। होता क्या है, सॉरी इसको, होता क्या है, ये जो N2 प्लस और Cl माइनस है ना, इसमें से ऑब्वियसली कैटाइन एनाइन अलग करके समझा हो गया, कैटाइन अलग हो जाएगा, एनाइन अलग हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट है। इसमें क्या होता पता है, इसमें क्या होता पता है, ये पहली वाली रिएक्शन मतलब पहला स्टेप N2 निकाल देता है, ये बनाता है पीएच प्लस। आप बोलोगे सर OMG आप पीएच प्लस बना रहे हो, आप बोलोगे सर OMG आप पीएच प्लस बना रहे हो, जी हां बना रहा हूं, आपने तो मना किया था पीएच प्लस नहीं बनाते। अगर ऐसा करना ही था तो इन सब रिएक्शन में क्यों नहीं बनाया आपने, इन सब रिएक्शन में भी बना लेते, हेलो बेंजीन में भी SN1 बता देते। हेलो बेंजीन में SN1 रिएक्शन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, उसका कारण है क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां होता है। आप बोलोगे अच्छा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, आप तो कह रहे हो पीएच प्लस बने, हम तो चलो इसको तोड़ के बना लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैसे पता चला, उसका एक कारण है, एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया, ध्यान सुनना, एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया कि भाई साहब जो पीएच N2 प्लस है, पीएच N2 प्लस है, उसमें नाइट्रोजन का एक आइसोटोप लिया गया, 2 N में से एक N14 ले लिया, और ऐसा देखा, कैसा देखा, ऐसा देखा कि भाई ये ऐसा भी बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अब वैज्ञानिक लोगों का माथा ठनक गया कि ऐसा कैसे हो गया, भाई पीएच N2 प्लस में नाइट्रोजन 14 से बॉन्डिंग है, और ऐसा देखा गया कुछ मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 12 से बॉन्डिंग भी आ रही है ना, सॉरी नाइट्रोजन 14 तो होता ही है, 15 नाइट्रोजन बोल रहा हूं और 12 बोल रहा हूं, वाह भाई वाह, 12 तो कार्बन होता है यार तो ऐसा देखा गया
कि नाइट्रोजन 15 नहीं, अरे 49, ऐसा देखा गया नाइट्रोजन 15 से बॉन्डिंग है और यहां पर नाइट्रोजन 14 से बॉन्डिंग है। देखो ये वाला 14 वाला नाइट्रोजन आएगा, ये 15 वाला है। तो वैज्ञानिक लोगों ने सोचा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया आए, ये ऐसा भी हो रहा है, ये एविडेंस है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। तो वैज्ञानिक लोगों ने ये बोला कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ये N2 निकलती होगी, ठीक है, ये N2 निकलती होगी, पीएच प्लस बनता होगा, है ना, ये निकल गई, पीएच प्लस बनता होगा, और अब अटैक यहां से होता होगा तो ये बनता होगा। ये सब बातें मन की भावना है, ठीक है। तो ये वाली स्विचिंग जो लग रही है आपको कि 15 14 14 15 हो रहा है, ये 15 से पीएच जुड़ा है, यहां 14 से पीएच जुड़ा है ना। तो ये ऐसे होता होगा कि N2 निकलती होगी, पीएच प्लस बनता हो, तभी तो चेंज हो रहा है भाई। चेंज तो तभी हो रहा है ना, 15 से बॉन्डिंग है, 14 से बॉन्डिंग कैसे हो जाएगी, निकल के पलट के जुड़ रहा होगा, निकल रहा होगा, पलट रहा होगा, जुड़ रहा होगा। यानी कि पीएच प्लस बनने का एविडेंस तो है, लेकिन वो एविडेंस यहां है, इधर नहीं है, क्योंकि यहां कुछ आइसोटोपिक जैसी चीजें थोड़ी है, एक ही तो एटम है बेचारा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ये पीएच प्लस बनाता है, लेकिन बहुत रेयरली ये रिएक्शन होती है, रेयरली, है ना, ये मैकेनिज्म बहुत रेयर है, बस एक ही जगह है। और अब इसके बाद आप जानते हैं, ये है आपकी स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में ये जो पीएच प्लस बना और ये रिएक्शन बहुत तेज होती है, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल तो है ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि अनस्टेबल है। तो अब ये पीएच OH2 प्लस बनाएगा और अब H प्लस निकल करके न्यूट्रल हो जाएगा, ऑक्सीजन फिनॉल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन होती है। तो ये इस रिएक्शन का RDS है। तो आप देखें जरा, ये क्या है, ये आपको SN1 की फीलिंग दे रहा है। देखो 2 स्टेप की रिएक्शन, लीविंग ग्रुप निकल के कैटाइन बनाता है, लेकिन एरोमेटिक में बनाता है, तो ArSN1 है ये, समझे, समझे बात। तो ये ArSN1 रिएक्शन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म के बारे में आपसे जेई मेन में कोई नहीं पूछेगा, एडवांस में क्या पॉइंट हो सकते हैं वो बता रहा हूं, क्या हो सकते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। चलें आगे, एडवांस में क्या पॉइंट हो सकते हैं वो ये है कि भाई 2 स्टेप की रिएक्शन है, SN1 है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन RDS होता है, स्टेप 1, है ना, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहां पर, बेचारा बड़ा गंदा सा तो कैटाइन बन रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, कैसे रीअरेंजमेंट करा दोगे। K इंटू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है, PHN2 प्लस, है ना, रेट जो है स्लो स्टेप से आएगी, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और विड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी। जैसे आइए जरा मैं आपसे बोल दूं कि बताओ ArSN1 कौन सी वाली रिएक्शन तेज होगी, ArSN1 कौन सी तेज होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे इसका आंसर कर सकते हैं क्या मालिक, बताइए, क्या आप मुझे इसका आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस बात पर डिपेंड करती है, +I और -I। सर ऐसा क्यों, बेटा यहां का कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो इनके M इफेक्ट नहीं लगेंगे। क्यों, देखो अगर N2 निकला तो बेंजीन रिंग पर ही प्लस आया, सुनो यहां बेंजीन पर ही प्लस आया है, रेजोनेंस नहीं करेगा, यहां बेंजीन पर ही प्लस आया है, रेजोनेंस नहीं करेगा। M इफेक्ट मत लगा देना पागल, ए पागल, ए पागल। इसका सही आंसर है 1 2 3, ना कि 2 1 3। फैल गए क्या
का होगा जो फैल गए, का कह रहे थे तुम? अरे यार, N2 निकल के जो प्लस आ रहा है वो बेंजीन पर ही है, और ये प्लस रेजोनेंस नहीं करता है भैया, और रेजोनेंस नहीं करता है तो इनके एम इफेक्ट नहीं देखेंगे, इनका देखेंगे ओनली इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव देखेंगे। अरे यार डबल बॉन्ड पर प्लस है यार, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यार? देखो मुझे बताओ, डबल बॉन्ड पर प्लस है और यहां कोई ग्रुप लगा दोगे तो इनका एम इफेक्ट या एच इफेक्ट थोड़ी होगा, इंडक्टिव ही तो होगा। क्यों? ये कैटायन रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये कैटायन रेजोनेंस नहीं करता डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, ठीक है। कह रहा 5 बजने दीजिए फिर बताता हूं बेटा। ओ भाई, ओ भाई कैसे है भाई? ठीक है, ठीक आहे, डन। तो ये जो ईडीजी ईडब्ल्यूजी लिखे हैं ना, ये प्लस आई माइनस आई है, एम नहीं लगेगा। नो मेसोमेरिक इफेक्ट इन रेट ऑफ रिएक्शन, नो मेसोमेरिक इन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, कह रहा है 132, अरे मालिक प्लस आई ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, माइनस आई कम करेंगे। अब OCH3 की माइनस आई पावर NO2 से कम है तो वो ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, ध्रुव कह रहे हैं अल्फा बीटा में कलर रहेगा, लिख लो, अल्फा में ऑरेंज रेड और बीटा में स्कारलेट रेड। ये वाली बात समझे आप? अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन तो इंडक्टिव से जाना है, मेसोमेरिक मत लगाना। चलिए, तो ये कहानी थी इसकी ArSN1 की। अब चलते हैं हम हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टी पर, और ये प्रॉपर्टी महा इंपॉर्टेंट है और आसान है, बहुत आसान भी है, बहुत आसान है। मैंने आपको अभी ArSN1 बताया, अब मैं ArSN2 बता रहा हूं। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे। क्या? कि जनरली अराइल हैलाइड डू नॉट गिव NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? उसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक फेमस रीजन तो आपको पता है, ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? उसका एक फेमस रीजन आप सभी लोगों को याद रहता है, क्या? कि सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, जायद कह रहे सर माइनस आई तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, पगला गए हो क्या? क्या मतलब, क्या खा के बैठे सुबह सुबह? NO2 का माइनस आई OCH3 से ज्यादा होता है, तुम अभी तक प्लस आई माइनस आई याद नहीं कर पा रहे हो क्या यार? आइए जरा, फिनाइल हैलाइड या अराइल बेंजीन की बात करूं मैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है। एक फेमस रिएजन आपको पता है, लेकिन इसके और भी पॉसिबल रीजंस हैं, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, वो भी आप समझ लीजिए, एक एक करके देखिएगा जरा। पहला रीजन क्या है, पढ़ो। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये वाला आपने अभी बताया कि सर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से नहीं निकल पाएगा। ठीक, कह रहे सर ये रिएक्शन किस में है? बेटा ये रिएक्शन मेन एडवांस दोनों में है, दोनों में ही है ये रिएक्शन, विद मैकेनिज्म है और। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं 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 हम तो हेलोजन निकालेंगे, निकाल के चेक कर लो। कोई सोचता है कि मैं तो हेलोजन निकालूंगा, तो निकाल के चेक कर लो, और ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। अब आप ये मत कहना सर फिर डाइजोनियम में कैसे करा दी? बेटा डाइजोनियम में तो एविडेंस है उसका पॉजिटिव एग्जिस्ट करने का, डाइजोनियम वाली रिएक्शन में, इसमें कोई एविडेंस नहीं है।
उसमें तो नाइट्रोजन 15 14 स्विच हो जाते थे। ठीक है, तो हेलोजन निकल के प्लस बनेगा, अनस्टेबल है, दूसरा कारण। ठीक, चलिए अगला, तीसरा कारण देखिए। अगला कारण है ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और ये किससे कंपेयर कराओगे? अल्काइल हैलाइड से, तभी तो बोल रहा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। एक मैंने अल्काइल हैलाइड ले ली और एक अराइल हैलाइड ले ली। कोई मुझे बता सकता है क्या इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका बता दो, इसका बता दो। सर इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो यहां जो बॉन्ड है वो है कार्बन sp3 हेलोजन, और ये है कार्बन sp2, तो यहां जो बॉन्ड है वो है कार्बन sp2 हेलोजन। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड एनर्जी, इसकी मैं ले रहा हूं A और इसकी B, तो बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम? बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो ये पकड़ के रखेगा तो बॉन्ड एनर्जी A की कम और B की ज्यादा। और बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है तो पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, है ना? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट पॉइंट है, एक ये भी कारण हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर दे। तो अगर मेरे पास हेलोएरीन है और मेरे पास यहां न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ आएगा, न्यूक्लियोफाइल अपना तीर छोड़ेगा इसके ऊपर, तो बेंजीन न्यूक्लियस भी अपना तीर इसके ऊपर छोड़ेगा, दोनों तीर कैंसिल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं रेजोनेंस में है ना, घूम रहे इलेक्ट्रॉन, ये इसको रिपेल करेंगे कि भाई मत आओ, मत आओ भाई मत आओ। तो ये पॉसिबल रीजन होते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल रीजन होते हैं कि रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन 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 कुछ कलाकारियां करके तुम ये रिएक्शन करवा सकते हो, कुछ कलाकारियां करके ये करवा सकते हो, कुछ कलाकारियां करके। नॉर्मल कंडीशन में हेलोबेंजीन एनएसआर रिएक्शन नहीं देता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं देता रिएक्शन। लेकिन कुछ कलाकारियां हैं जो कर दो तो खेल हो जाएगा। अब वो क्या कलाकारियां हैं, आइए, कुछ कलाकारियां कर दो तो हो जाएगा। अब वो क्या कलाकारियां हैं, आइए मैं आपको बताता हूं, समझ गए बात? वो कलाकारियां हैं ये, पहली रिएक्शन आप या तो डाउज रिएक्शन करवा दो। डाउज रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर हेलोबेंजीन ले लो और यूजुअली क्लोरोबेंजीन आपको दिया जाएगा, और इसकी रिएक्शन तुम करवा दो NaOH के साथ, मॉल्टन या फ्यूज्ड NaOH, मॉल्टन या फिर फ्यूज्ड NaOH के साथ करवा दो, 623 केल्विन और 300 से 320 ATM प्रेशर। तो ये इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर है कि इस बॉन्ड को बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड कर देगा और ये टूट जाएगा। तो OH माइनस इस Cl को निकाल सकता है, इसको हकाल देगा, तो ये बना लेगा ऐसा। लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन का मीडियम बेसिक है, तो यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये सॉल्ट बना लेगा मालिक। और जैसे ही सॉल्ट बनेगा, आपको तो फिनॉल चाहिए, आप फिनॉल प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये रिएक्शन क्यों करा रहे हो? फिनॉल प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, कुछ बना रहे हो ना, तो उसको रिकवर कराने के लिए यहां एसिडिफाई करना पड़ेगा। एसिडिफाई का मतलब होता है H+ डाल दिया, तो H+ डाल दिया तो ये O नेगेटिव H+ लेकर के फिनॉल रिकवर कर देगा आपके लिए, तो आप फिनॉल को यूज कर लो आगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना ये कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो रिएक्शन हो जाती है, और ये करवा के देखा गया, डाउज ने किया था, हो गया। तो इस टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे रिएक्शन हो जाती है, OH माइनस सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अगर नेट रिएक्शन आप लिखोगे तो नेट रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी कि PHCl, यहां मिलेगा आपको NaOH और देन H+, यहां लिखा होगा 623 केल्विन 320 ATM, है ना, 300 से 320 ATM प्रेशर। तो क्या बना दोगे आप? फिनॉल। तो ये फिनॉल का प्रिपरेशन भी होता है। काउस प्रोसेस नहीं, डाउस भाई। काउस कहां से आ गया?
ठीक है, ये कहानी है। तो ये होता है डाउस प्रोसेस। ठीक, वाउस, डाउस, काउस। मामा लव यू, निशान जी आई लव यू टू। आइए अगला सवाल, अगली रिएक्शन। आप ये वाली रिएक्शन एक और तरीके से करवा सकते हो, एक और तरीके से रिएक्शन हो जाती है। आइए, तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, सेकंड तरीका है, उसका पहला पॉइंट है ये कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, जैसे नाइट्रो आ जाए, सर नाइट्रो के अलावा और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नाइट्रो NO2 होता है, इसके अलावा आप CN ले सकते हो, ठीक है, CHO ले सकते हो, ये सब भी ग्रुप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो दिखेगा वो NO2 ज्यादातर दिखता है, बाकी CN, CHO, ETC मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चलेंगे आपके। तो आप अगर ये लगा दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। लेकिन कहां लगाना है? ऑर्थो पैरा नाइट्रोहेलोबेंजीन देता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोहेलोबेंजीन। डायरेक्टिंग हटा लो यहां से, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, मतलब कंफ्यूज जाओगे कि डायरेक्टिंग कहां से है। ऑर्थो पैरा नाइट्रोहेलोबेंजीन लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर शब्द रहेगा, ठीक। ऑर्थो पैरा, सर ऐसा क्यों, मेटा क्यों नहीं? तो यही सब बातें तो हमें करनी है, यही बातें तो याद आएंगी, यही बातें तो बाद में याद आएंगी, यही तो सब हमें करना है, यही तो मैकेनिज्म सीखनी है आपको कि सर अगर तुम ये ले लोगे क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? यस हो जाएगी। सर अगर तुम ये ले लोगे क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी। सर तुम ये ले लोगे क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ऑर्थो पैरा पर होना चाहिए, मेटा पे नहीं होगी। सर अगर मैं दो लगा दूं, बल्ले बल्ले है, अरे दो NO2 लगा दो, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं। सर ये रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी, कुछ नहीं करना, Cl हटा के वैसे लगाना है। सर अगर 3 लगा दूं, महा बल्ले बल्ले है, बहुत तगड़ी बल्ले बल्ले है। देखिए जरा, 3 NO2 लगा दिए, मजा आ गया इसको, ये रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी। अब आपका दिमाग ये बात जानना चाहता है कि सर कैसे और मेटा पर क्यों नहीं, है ना? जानना चाहते हो कि नहीं कि सर ये कैसे हुई रिएक्शन और मेटा पर क्यों नहीं हुई? तो आइए हम आपको ले चलते हैं मैकेनिज्म की दुनिया में, और इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है आपको मामला कि ऐसा होता है, आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आपको समझना है कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है। पता है NSR के सवाल करना बहुत आसान है, रिएक्शन देखते हो आंसर आ जाता है। हाँ अभी करवाऊंगा ना, लेकिन इसको समझ लो कैसे हो रहा है। आइए, तो आइए मैं आपको दुनिया में ले चलता हूं ArSN2 की। ArSN2 बोलो, इप्सो बोलो, या ArSNAe बोलो, अभी आपको ये सारा क्लियर समझ में आने वाला है। चलिए मैं मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं ऑर्थो से, ठीक है। सिमिलर वही अप्लाई करेंगे हम पैरा में, और मेटा में चेक कर लेंगे, मतलब ऑर्थो नाइट्रो। बिना नाइट्रो के रिएक्शन नहीं होगी, बिना नाइट्रो के करानी है तो डाउस प्रोसेस करवाओ, है ना। और अगर आपको यहां पर NO2 लगा दिया तो मजा आ गया। आप मुझे बताइए, न्यूक्लियोफाइल में OH- लेके चल रहा हूं, OH- क्या करता है? सबसे पहले अटैक करता है, कहां? इधर। बताओ OH- जब यहां अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो वीक होगा। बताओ, OH- अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो वीक होगा। बताओ जरा, वीक होगा, वीक बॉन्ड कौन सा? पाई। तो यहां बनेगा कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। देखिए मैं यहां लिख देता हूं OH, यहां Cl, और यहां NO2। NO2 कैसे लिख सकता हूं मैं? यहां पर एनायन, ये डबल। क्या तुमको ये कार्ब एनायन बनता हुआ नजर आ रहा है? बताएं। तो NSR, ये क्या है? NSR है ना, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये NSR किसमें? एरोमेटिक में।
एरोमेटिक एनएसआर को एनएस बोल देते हो, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बेनाइन बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, है ना, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बेनाइन। उदय कहने से सीसीएल बॉन्ड क्यों नहीं, बेटा वो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आसानी से टूटता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, है ना, ऐसा कुछ होता है कभी अगर बचपन में सुना हो तुमने तो, सिग्मा और पाई में सिग्मा स्ट्रॉन्ग पाई वीक होता है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, सर यहां एनायन आने से क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, इसका फायदा है क्या, ये जो एनायन है ना, ये NO2 इसको स्टेबल कर रहा है, देखिए ये जो एनायन है ये NO2 इसको स्टेबल कर रहा है, यानी कि ये जो कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन जो है वो स्टेबलाइजेस बाय -m इफेक्ट ऑफ NO2। NO2 का -m लग रहा है यहां पर, देखिए NO2 का -m लग रहा है क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है ना NO2 के साथ, इसलिए स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन हो जाती है। और अब क्या होगा, इससे एक बात ये हुई कि भाई ये वाली रिएक्शन जो है ना, ये स्लो रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये रिएक्शन है स्लो या आरडीएस बोल दूं मैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड था और ये बन गया नॉन एरोमेटिक। कैसे, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या ये बात क्लियर है। तो एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए ये क्या करेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके Cl को निकाल देगा। तो यहां पर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है और सब्स्टिट्यूशन कुछ हो जाता है इस प्रकार से, देखिए जरा, समझे बात। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, पहला स्लो दूसरा फास्ट, पहला स्लो दूसरा फास्ट, देखिए बहुत आसान है। सर अगर पैरा पे होता तो क्या होता, अरे यार कॉमन साइंस, अगर सर पैरा पर NO2 होता तो कैसे करते, आइए जरा, ये ऑर्थो वाला है, ये पैरा वाला देखिए, अगर पैरा पर होता तो भैया एक बात बता दो, पूरा का पूरा कहानी यही है, OH माइनस अटैक करेगा, अब ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होकर के ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो आप गौर से देखो, गौर से, अब आप ध्यान से देखें, तुम्हारा जो NO2 है पैरा पर -m लगा रहा है, देखिए ये एनायन इसके -m से स्टेबलाइज है, देखिए, और स्टेबलाइज है -m से, अब क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके ये वापस से Cl निकाल देगा। तो अब खेला जो है वो ऐसा हो गया, देखें जरा, क्या तुमको ऐसा दिखेगा। अब आप बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए मेटा पर क्यों रिएक्शन नहीं हुई, बताइए। अब इसको देख करके तो समझ जाओगे ना, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है NO2 का -m, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो एनाइन स्टेबल हो जाए और रिएक्शन हो जाए। बताइए मेटा पर रिएक्शन काहे नहीं होती है, क्योंकि मेटा पर चार्ज आएगा ही नहीं एनाइन, है ना, इसलिए मेटा वाली रिएक्शन नहीं होती है, समझे। डिसाइडिंग फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ -m ग्रुप। बहुत बढ़िया, समझ गए, वाह वाह, बस अरे 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 वाह, बस समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं इसको लिखने के लिए, 1 मिनट। चलिए इसको 1 मिनट में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो मैकेनिज्म समझी हमने। ठीक है, ओम कह रहे हैं मेटा पर +m नहीं होता है बेटा ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है ये, तुम कहीं इनऑर्गेनिक समझ के तो नहीं पूछ रहे कुछ भी +m कहां से हो जाएगा NO2 का, ओ भाई क्यों अंकल, अरे अंकल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थोड़ी है कि +m हो जाएगा,
कभी कभी तो ये लगता है तुम लोग ना अगले साल मुझे बैच नहीं दिलवाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई कोच की इज्जत तो तभी होती है ना जब खिलाड़ी परफॉर्म करें। अब खिलाड़ी पहले पड़े हैं तो सबसे पहले तो कोच को हटाया जाता है कि भाई तुम्हारे खिलाड़ी NO2 को नवंबर 23 तारीख को +M बोल रहे हैं, बताओ। पता चला अगले साल मैच ही नहीं मिल रहा है। भाई कोच की इज्जत तभी तक है जब खिलाड़ी परफॉर्म करें। तो भैया थोड़ा ध्यान रखो, हमारा अपना तो रख ही लोगे, हमारा रखो। कह रहे हैं NO2 + M। भाई अरे यार, कोई मुझे बता सकता है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा दिखेगा? 2 स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो जैसे SN1 का होता ना वैसे दिखेगा। यहां तुम्हारा क्या है, यहां क्या है, नाइट्रो, क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, ठीक। यहां क्या है, कार्बेनाइन बन रहा है, सॉरी यहां नहीं, यहां ट्रांजिस्टर 1 बन रही है, यहां कार्बेनाइन बन रहा है, यहां ट्रांजिस्टर 2 बन रही है और यहां प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ठीक आए, ठीक आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। अब आपने जरा गौर फरमाया हो तो मैं आपको बताता हूं क्या खेल है ये वाला। ArSN2 क्यों आया, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं इसके, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बेनाइन बनता है जो कि RDS होता है। रेट जो है वो देखो, पहले स्टेप में देखो OH- जो है वो अटैक कर रहा है, तब जाके कार्बेनाइन बन रहा है। यानी कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगी रेट। तो 1 और 1 2 होता है सम, पता है ना ये। हाँ, तो ये ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसी वजह से यहां हमने 2 लगाया है, समझे। सर ये इप्सो का मतलब क्या है, इप्सो का मतलब है न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप सेम पोजीशन पे हो। समझना जरा बात को, इप्सो का मतलब है न्यूक्लियोफाइल एंड LG सेम पोजीशन पे होंगे। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि Cl जहां लगा है वहीं OH आया है, तो इस पोजीशन का नाम इप्सो होता है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना ध्यान से, ये पोजीशन इप्सो इसका नाम होता है, इप्सो पोजीशन कहलाती है। इसको इप्सो बोलते हैं। ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ये मेटा होता है और ये ऑर्थो होता है। तो Cl जहां पर गया, जहां से वहीं OH आया, तो ये इप्सो, न्यूक्लियोफाइल और LG सेम पोजीशन पे, तो ये इप्सो पोजीशन कहलाती है। जैसे ऑर्थो मेटा पैरा नाम है ना, वैसे इप्सो नाम है, ठीक है। तो ये है ऑर्थो, मेटा, पैरा और ये इप्सो है। तो देखिए उसी पोजीशन पे आया जहां से Cl निकला है, इसलिए इप्सो है। सर SNAE क्यों नाम है, ए का मतलब एडिशन और ई का मतलब एलिमिनेशन। अब आप मुझे बताओ क्या यही हो रहा है, देखिए फर्स्ट एडिशन देन एलिमिनेशन, फर्स्ट एडिशन देन एलिमिनेशन। देखिए OH- ऐड हो रहा है तो ये स्टेप एडिशन है, Cl एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेशन है, निकल रहा है ना, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। ये कहानी है। तो चलिए वापस आते हैं पॉइंट्स पर। अगर तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है, अगर तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्यों, रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, कार्बेनाइन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डोनेटिंग के इनवर्सली होगा। जैसे अगर 3-3 NO2 लगे हैं ऑर्थो पैरा पर, अगर 3-3 NO2 लगे हैं तो ये ज्यादा होगा कंपेरिजन टू 2 NO2 और फिर 1 NO2। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का खेल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का खेल है, ठीक।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन आ जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप से चेक हो जाएगी, समझे। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा देखा गया कि भाई 3 NO2 जब लगे होते हैं तो रेड कलर होता है उस इंटरमीडिएट का। अब वो इंटरमीडिएट क्या होता है, ध्यान सुनना। इंटरमीडिएट का नाम है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, इसको बोलते हैं मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स। मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स। जैसे तुम्हारा वीलैंड इंटरमीडिएट होता था, वीलैंड इंटरमीडिएट EAS में होता है, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां है NAS। एक बच्चा कह रहा है सर यहां इंडक्टिव सोचेंगे या मेसोमेरिक सोचेंगे। अगर एनायन, ध्यान सुनना, अगर एनायन, ध्यान सुनना, अगर एनायन रेजोनेंस कर रहा है तो मेसोमेरिक लगाएगा इफेक्ट। बताइए, मुझे बताओ, क्या ये एनायन रेजोनेंस कर रहा है, बताओ। कर रहा है ना, रेजोनेंस घूम रहा है बढ़िया मस्त। तो ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M लगाएगा। देखो -M लग रहा है, आप बोलोगे सर -I नहीं लग रहा, लग रहा है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर -M है। -M लगने की वजह से ये एनाइन स्टेबल हो रहा है, -I भी लग रहा है। यानी कि यहां जो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख रहे हो तो यहां तुम्हें -M -I दोनों सोचने होंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में +M +I दोनों सोचने होंगे, है ना। मतलब H भी लगा लो तो -H और यहां +H। तो यहां पर कार्बेनाइन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कर रहा है तो मेसोमेरिक लगेगा, रेजोनेंस नहीं करता है तो इंडक्टिव लगता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, रेजोनेंस नहीं करता है तो इंडक्टिव लगता है ना। जैसे बेंजीन पर ही प्लस हो या माइनस हो या रेडिकल हो तब सिर्फ इंडक्टिव लगाना होता है, लेकिन अगर कहीं से भी कैटायन, एनायन या रेडिकल रेजोनेंस करते हैं तो जो ग्रुप लगे होते हैं वो दोनों इफेक्ट लगाते हैं, तीनों इफेक्ट लगाते हैं, मेसोमेरिक, हाइपर इंडक्टिव। समझ गए बात। तो यहां एनायन रेजोनेंस में खेल रहा है, यानी कि तीनों इफेक्ट सोचेंगे यहां पर, इंडक्टिव नहीं सोचेंगे सिर्फ। इंडक्टिव कब सोचते हैं, इंडक्टिव कब सोचते हैं, जब रिंग पर ही प्लस हो, माइनस हो या रेडिकल हो, तो यहां सिर्फ +I और -I सोचते हैं, समझे। हाँ, अगर 3 NO2 होते हैं तो कलर रेड होता है मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स का। सर ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं, वैसे ही सब होंगे। मैं आपको ऑर्थो वाले का बना देता हूं, मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो एनायन है, ये जो एनायन है, ये यहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज भी तो है। ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये एनायन यहां से यहां तक घूमेगा, एनायन यहां से यहां तक घूमेगा। तो यहां से एनायन चला, ध्यान से देखना जरा, एनायन कहां से चला, यहां से चला, यहां से, ठीक है, यहां से चला। ऐसे बना सकता हूं मैं, ये वाला तो sp3 है, ये तो रेजोनेंस में आएगा नहीं। यहां, यहां और यहां नेगेटिव आया तो रेजोनेंस यहां से चल के यहां आया, तो ये मीजनहेमर में माइनस होता है, वीलैंड में प्लस होता है। और ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, भाई चार्ज स्पीसी है ना, चार्ज स्पीसी है तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर के जब हायर से लोअर में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। तो ऐसा देखा गया कि इसका येलो कलर होता है, एक NO2 वाले का येलो होता है ना। 2 NO2 वाले का पर्पल कलर आता है, 3 NO2 का रेड कलर आता है। आप देखो जरा, येलो, एक NO2 येलो, 2 NO2 पर्पल, तीसरा रेड, यानी कि वेवलेंथ बढ़ रही है, सही है ना। ठीक है, 3 NO2 में थोड़ा खेल ज्यादा हो जाता है। अब जो भी होता होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, और वो जब डी एक्साइटेशन होता है रेडिएशन एमिट होती है, ठीक। तो ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये कलर्स आते हैं, ठीक। एक कह रहा है सर 2 NO2 लगे होंगे तो कहां कहां लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जो तुमको दिखते हैं वो एक ऑर्थो एक पैरा वाला होता है। आप दोनों ऑर्थो वाले NO2 भी ले सकते हो, एक ऑर्थो एक पैरा वाला ही है। यहां अगर 2 NO2 की बात करूं, एक ऑर्थो एक पैरा वाला है। आप दोनों जगह लगा सकते हो, पैरा पैरा, ऑर्थो पैरा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पर्पल कलर वाला है, यहां पर 2 NO2 में से एक ऑर्थो पर है और एक पैरा पर है, ठीक है। तो ये कहानी है
नोट करना चाहें तो लिख लें, नोट करना चाहें तो लिख लें, समझे खेल? क्यों भाई? आसान है, अरे सवाल बहुत आसान है इसके, रिएक्शन को गहराई से समझ ली, सवाल इतने आसान है, तुम कहोगे हैं, तुम पता क्या कहोगे, ये सवाल होता है क्या इसमें? चाहे कितना भी कठिन सवाल हो ना इसका, तो भी यही है, आसानी है। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ता हूं मैं, फटाफट से इसको खत्म कर देते हैं, फटाफट से खत्म, फिर सवाल करेंगे, अभी करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, पहले ये खत्म कर लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फिर एनएसआर के सवाल कर लेंगे, आसान है, ये हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। बस मुझे इतना बता दो, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल लूंगा तो वो कहां जाएगा? बताओ जरा, ये सब रिएक्शन आप जानते हो। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन ले लूं NO2+, मैं सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल ले लूं, मैं हेलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल ले लूं, मैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का ले लूं, मैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का ले लूं, बताओ क्या होगा यहां पर? इसके लिए रिएजेंट क्या होगा? कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4। यहां आप जानते हो ओलियम वगैरह दिया जा सकता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया सकता है, यहां पर H2Fe मिल जाएगा, यहां पर RX एनहाइड्रस AlX3 मिल जाएगा, यहां RCOX एनहाइड्रस AlX3। अब मुझे आप बता दो क्या क्या बनेगा? सर यहां पर दो आंसर आएंगे, और ऑलवेज पैरामेजर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन बड़े साइज का होता है, रिपल्सन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, पैरा पे जाएगा। ठीक है, ऑलवेज पैरामेजर। ठीक है, सभी में आप दोनों बना लें और पैरामेजर लिख लें, ऑलवेज पैरामेजर, ऑलवेज पैरामेजर प्लस इसका एक ऑर्थो आइसोमर होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑलवेज पैरामेजर प्लस ऑर्थो, ऑलवेज, यहां रीअरेंज इफ पॉसिबल। ठीक है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट करा लो। मेजर मेजर मैंने लिख दिया है, समझ गए, समझ गए, ऑलवेज पैरामेजर। ठीक है, कोई नई रिएक्शन नहीं, पुरानी है, आपने बेंजीन में डिटेल में पढ़ रखी थी, यहां पर एक बार रिवाइज कर लिया हमने। ठीक है, पीयूष कह रहे सर क्या कभी ऑर्थो मेजर बन सकता है? यस, फिनॉल वाले चैप्टर में ऑर्थो मेजर बनेंगे, वहां OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, राइमेटिक रिएक्शन में ऑर्थो मेजर होता है, नाइट्रेशन कराते हैं, मोनो नाइट्रेशन फिनॉल का ऑर्थो मेजर होता है। ठीक है, क्लियर है बात एकदम? कह रहे यस कोच कह रहे यस कोच, क्लियर है एकदम। बेटा कोच की इज्जत का सवाल है, सिलेक्शन चाहिए, वरना कोच बदल जाएगा चलिए आइए, आइए आइए इधर आइए, चलूं आगे? चलिए अंतिम रिएक्शन, अंतिम रिएक्शन ये खत्म करते हैं। ठीक है, मेटल के साथ खूब सारी रिएक्शन तुमने पढ़ रखी है, जैसे वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 मोल RX लेते हो आप, जैसे वुर्ज फिटिक रिएक्शन, वुर्ज फिटिक में क्या लेते हो आप, 1 मोल RX और 1 मोल PHX, जैसे फिटिक रिएक्शन, इसमें क्या लेते हो आप, 2 मोल PHX, जैसे अलमान रिएक्शन, इसमें क्या लेते हो आप, 2 मोल पचई, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है, इसमें क्या होता है, RX की रिएक्शन आप करवाते हो Mg ईथर से। नेक्स्ट रन पे हम ये पढ़ेंगे पूरा डिटेल में ग्रिग्नार्ड। तो यहां क्या लेते हो आप, Na ट्राई ईथर,
क्या बनता था इसमें, आर आर। यहां क्या बनता था, पीएचआर। यहां क्या बनता था, पच पच। यहां कॉपर लेते थे, पच पच, CUI निकाल देते थे। और ये बनाता है RMGX। ठीक है, और ये RMGX दो प्रकार से हो सकता है, एक बेस की तरह काम कर सकता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। एज अ न्यूक्लियोफाइल भी ये काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है। नेक्स्ट टर्न पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो R नेगेटिव है ना, ये वाला, ये बेस वाली रिएक्शन होती है। यहां पर एसिड, जैसे मान लो पानी आ गया ग्रेगनार्ड रिएजेंट में, मान लो पानी, जैसे ड्राई कंडीशन ले रहे हो, मान लो आपकी मॉइस्ट कंडीशन होती तो क्या हो जाता, ग्रेगनार्ड रिएजेंट बन जाता और पानी से H+ लेकर के RH अल्केन बना लेता। इसलिए अवॉइड करते हैं पानी को, है ना, इसलिए पानी को अवॉइड करते हैं, ड्राई कंडीशन लेते हैं, क्योंकि पानी ले लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। पानी ले लोगे तो वाटर H+ दे देगा, R- बेस की तरह काम करेगा, अल्केन बना लेगा, ग्रेगनार्ड रिएजेंट बचेगा नहीं। और ग्रेगनार्ड एक बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। ग्रेगनार्ड बहुत ही वर्सेटाइल है। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे कि सर यहां पर कब ऐसे काम करवाना है, कब ऐसे काम करवाना है, इसकी क्या रिएक्शन है, इसकी क्या रिएक्शन, ऐसा क्यों होता है, पूरा डिटेल में ग्रेगनार्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए खेल। आओ अब करते हैं हम सवाल। सवालों का आपको इंतजार था, आइए जरा सवाल कर लेते हैं। चलें आगे, चला जाए आगे। मैंने कुछ रिएक्शन वो लिखी है जो हेलो अरीन्स हेलो एल्केन चैप्टर में दे रखी है, वो लिखी है मैंने। अब आप बोलो सर फ्रैंकलाइन, वो सब अल्केन में पढ़ रखी है यार अपन ने, कोरे हाउस अल्केन में पढ़ रखी है। ठीक है, मैं आपको वो रिएक्शन लिख रहा हूं जो इस चैप्टर में दिखेंगी। आइए, तो आप मुझसे एक बात जानना चाह रहे थे, जान लीजिए। आइए आइए जरा सवाल कर लो। अभी बोला था ना बहुत आसान सवाल होते हैं ARSN2 के। लिखना है आपको ये, चलिए लिख लीजिए जरा। 1 मिनट का समय दे देता हूं आपको लिखने के लिए, 1 मिनट। फिर हम करेंगे सवाल, और NSR के सवाल आप 20 मिनट में 60 सवाल कर सकते हो। NSR के 20 मिनट में 60 सवाल, कम से कम 60 क्वेश्चन कर सकते हो 20 मिनट में NSR के, क्योंकि रीअरेंजमेंट होना नहीं है, सीधा खेल है। न्यूक्लियोफाइल को चिपका देना, हेलोजन हटा देना है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ ही लिए। चलिए अब मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, आप मेरे को आंसर करके बता देंगे क्या। पोल कराने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम्हारे सबके आंसर 100% आएंगे। क्यों कराऊं मैं पोल, सबके 100% आएंगे। बताओ पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चलो चलो आप खुद स्वयं देख लो जरा, आप स्वयं देख लीजिए, मैं इसमें पोल दे रहा हूं। ठीक है, अब आप कह रहे हो ना पोल, लो आप स्वयं देखिएगा। पोल आ रहा है आपके सामने, 45 सेकंड का समय, 100% आंसर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है, 100% आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो NSR एट द फास्टेस्ट रेट, बताइए, बोलिए। कह रहे मालिक डर है कहीं आज भी 4% पे ना रह जाए। नहीं नहीं, इस रिएक्शन में ऐसी कोई बात ही नहीं है, इस रिएक्शन में कोई बात नहीं है। हेलोजन हट करके रिप्लेसमेंट आ जाता है न्यूक्लियोफाइल, और रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाता है पता है, बताइए। कह रहे नहीं आएगा 100%, इतना भरोसा आपने ऊपर। इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, बताओ। जहरीले बच्चे कह रहे नहीं आएगा। आइए भाई, ए आंसर है। भाई मुझे लगा था तुम्हारा 100% इसका आ जाएगा आंसर, क्या यार।
मतलब अब उम्मीद छोड़, मैं पोल ही नहीं कराऊंगा अब, मैं पोल ही नहीं कराऊंगा। कह रहे कल का डर है वो आज तक साथ में। एनएसआर में फास्टेस्ट NO2 -M-I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है फास्टेस्ट, ये आएगा। NO2 होता तभी रिएक्शन होती है। भाई जनता अलग लेवल पे खेल रही है। चलिए अगला सवाल बताएं। अब मैं करा ही नहीं रहा पोल ना, मेरा भरोसा उठ गया भाई। बताइए जरा इसमें क्या होगा। CH3O- और CH3OH आपको कराना है रिएक्शन। आप ऑप्शन देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बोलिए, मैं नहीं दे रहा पोल। अरे भरोसा उठ गया पोल से अब। चलो फिर मैं 30 सेकंड का दे रहा हूं। चलिए 30-30 सेकंड में करिए। कह रहे सर 100 तो आप बता दोगे तब भी नहीं आएगा। ओ भाई बताइए जरा। CH3O-, गौर से देखें जरा। NO2 के रेस्पेक्ट में ये वाला Cl पैरा पर है, मतलब NO2 इसके पैरा पर है, इसके लिए तो मेटा पर है। पैरा वाला रिएक्शन देगा, मेटा वाला नहीं देगा। तो CH3O- यहां अटैक करके इसको निकालेगा। तो सही आंसर इसका ए आएगा। पैरा पर रिएक्शन होगी, पैरा पर। सही आंसर इसका आगरा आ जाए, वो आगरा। देखो 79.82। चलिए इसका आंसर बताइए। सेम उसी पैटर्न पे। NO2 इसके ऑर्थो पे लगा है और इसके मेटा पे लगा है, कौन सा निकलेगा? ऑर्थो वाला। अरे रिएक्शन कराना बहुत आसान है, रिएक्शन कराना बहुत आसान है यार, क्या दिक्कत है इसमें? Br हटाओ, OH लगाओ, क्या समस्या आ गई? नहीं आ रहा क्या? अरे Br हटेगा, OH लग जाएगा NSR में, इसमें क्या चाहिए? ना तो रीअरेंजमेंट हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, ऑर्थो वाला हटेगा। अगला बताना जरा। NaSCH3 बताइए क्या हटा दूं? F हटा दूं, Br हटा दूं? बोलो क्या हटा दूं? और न्यूक्लियोफाइल क्या है? Na+SCH3-। क्या हटा दूं? बोलो क्या हटा दूं मैं? बताइए जरा, क्या हटाना पसंद करेंगे? अरे क्वेश्चन बहुत आसान है इसके, बहुत आसान है। हाँ बताओ क्या हटा दूं? NO2 के, NO2 के और NO2 के पैरा पोजीशन पे F है, या F के पैरा पर NO2 है, ये तो मेटा पर है। पैरा मेटा, पैरा मेटा, पैरा मेटा, बताओ कौन हटेगा? F हटेगा। तो सही आंसर आएगा बदलापुर। पैरा वाला हटेगा, बदलापुर। है ना? चलिए बताइए यार, बदलापुर ही है ना? 82%। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, सर Br अच्छा लीविंग ग्रुप है F से, ऐसा सुना है तुमने? सुना है तुमने? आपने एलिफेटिक में सही सुना है, एरोमेटिक में दिक्कत है। आइए अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं, जबरदस्त पॉइंट एक बताने जा रहा हूं, जबरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एलिफेटिक SN2 और एरोमेटिक SN2 में कुछ अंतर है। एलिफेटिक SN2 में ये वन स्टेप होती है। एलिफेटिक मतलब जो पीछे पड़ी थी आपने, कौन सी? RX वाली। अगर ये वाली SN2 की आप बात करोगे, ये वाली SN2 की बात करोगे तो ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। ये वाली आज हमने पढ़ी 2 स्टेप होती है। ये 1 स्टेप होती है, 2 स्टेप होती है। हाँ, यहां रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस बात पर? लीविंग एबिलिटी RI की। लीविंग एबिलिटी RI, RBr, RCl, RF। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप है तो वही RDS होगा और उसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा है। तो RI, RBr, RCl, RF ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं तो आपके पैरों से जमीन ना खिसक जाए कहीं, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी यहां पर, तो घबराने का नहीं, समझने का।
है ना, मैं पैरा पे NO2 लगा के समझा रहा हूं, घबराने का नहीं, समझने का। यहां पर फ्लोरीन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है क्लोरीन से, और फिर ब्रोमीन आयोडीन। ऐसा क्यों होता है? सारी बात मैकेनिज्म में छुपी हुई है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म आपकी कॉपी में लिखी है। बताइए आरडीएस क्या था? आरडीएस था फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। देखिए जरा, आरडीएस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हेलोजन निकल रहा है क्या? बताओ, बोलो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हेलोजन निकल रहा है क्या? नहीं। तो ArSN2 में हेलोजन आरडीएस में निकलता ही नहीं है। एलिफेटिक SN2 में तो एक ही स्टेप होता है, तो हेलोजन का निकलना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आता है। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या बन रहा है? कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन अगर बन रहा है तो यहां F होगा, तो और अच्छी रिएक्शन, फिर Cl, फिर Br, फिर I। क्यों? कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी से चलोगे। समझे बात? समझे बात? क्या तुम बात समझ पाए? यहां पर इस जगह पर जो RX के साथ रिएक्शन थी वो तो वन स्टेप थी, और वन स्टेप रिएक्शन में डिपेंड करेगा कि लीविंग एबिलिटी क्या है। देखिए, इसकी लीविंग एबिलिटी पे बात आएगी। लीविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है? और लीविंग एबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी कम तो लीविंग एबिलिटी ज्यादा। यहां पर लीविंग एबिलिटी जैसा खेल नहीं है, क्योंकि आरडीएस में कार्ब एनायन बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा वाला कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? बस इतना मुझको बता दे कोई, बताइए कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? एक ये बना दिया मैंने, ठीक, बताओ जरा, कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? बताइए कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, इतना बता दो। यहां तो F लगा ही हुआ है, Cl Br I। बताइए कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? F वाला, इंडक्टिव, बिल्कुल सही बात है ना। ये F जो है वो -I लगाएगा, ये भी -I लगाएगा, ये भी -I लगाएगा, और ये भी -I। तो यहां -I पावर ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन ज्यादा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहां ये हो जाती है। बात क्लियर, समझ में आई? बिल्कुल सही। इसीलिए ArSN2 में, इसीलिए ArSN2 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, हिंड्रेंस पिंड्रेंस नहीं, इंडक्टिव। हिंड्रेंस पिंड्रेंस मत लगाना, इंडक्टिव लगाना है। -I की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, लिख रहे हो? ये 1 मिनट का समय दे दिया हूं, लिख लीजिए, फिर अपन और सवालों पे चलते हैं। हुई हुई, हाँ, बात समझ में आई? बहुत आसान लेकिन अच्छी बात है ये। ठीक आहे। आइए तो अब 15-20 मिनट धमाधम सवाल कर लेते हैं, बाकी जो अपन बच गए ना पीछे के। चलो पहले ये नोट कर लो आप। ऑलरेडी लिख ली? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आइए कुछ और सवाल कर लेते हैं फटाफट से। बता दो जरा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? विच आर द फॉलोइंग टू हेलो नाइट्रोबेंजीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन? बोलो। NaS या ArSN2 में आपको बताना है, और अभी मैंने बता दिया है, ये ए आंसर आएगा, फ्लोरीन वाला, क्योंकि कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए अगला सवाल बताइए जरा, ध्यान से, थोड़ा थोड़ा ध्यान से। SnAr में रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है। तीस सेकंड का पोल दे दूं आपको इसमें, बोलिए। ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए, नहीं मजेदार, फटाफट देख के आंसर आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं है आपको किसी बात की, कोई रीअरेंजमेंट नहीं सोचना, कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। टॉलरेंस और आयोडोफॉर्म किस चैप्टर में आएगा बेटा? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, शुभम जी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसमें जबरदस्त NO2 लगे हों, 3-3 NO2 वाला सबसे आगे होगा। पहला हटा दूं, ये हटा,
5 के बाद 3, 5 के बाद 3, यानी कि 2 NO2 वाला, बिल्कुल सही। देखो यहां 3 3 NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां 2 NO2 और यहां 1 NO2। ये मेटा पर है, ये पैरा पर है। पैरा पर रिएक्शन होती, मेटा पर नहीं होती है, लेकिन रेट कंपेयर कराना है तो तुम करवा सकते हो, है ना। तो 5 3, 5 3, उसके बाद 1, आगे आंसर सी। सर 2 ज्यादा है 4 से, क्यों? ना तो 2 रिएक्शन देता है ना 4 देता है, लेकिन रेट कंपेयर करा रहे हो तो आप बोलोगे NO2 है। इंडक्टिव इफेक्ट तो लगा ही रहा होगा, है ना। NO2 है, इंडक्टिव तो लगा रहा होगा ना, कंपेरिजन टू क्लोरोबेंजीन। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तो थोड़ा ठीक है ना। ठीक है, कह रहे सी की जगह ए दब गया। अरे यार 3 3 NO2 है क्या यार। 3 3 NO2 है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कह रहे सी की जगह ए दब गया। चलो फिर भी 70% के आसपास जनता ने सही किया है। चलिए अगला सवाल बता दीजिए मुझे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। मैं इनके बना देता हूं, है ना। पहला वाला है मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, मैं इनको बना देता हूं, आप इनमें कंपेयर कर दो। ये पहला है और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन ऐसा है। ये दूसरा हो गया। पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन तीसरा हो गया। और 2,4 डाई नाइट्रो ऐसा हो गया। चलिए बताइए क्या लग रहा है। 2 सबसे ज्यादा होगा, 2 सबसे ज्यादा होगा। 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 3 और 1 में कंपेयर कराना है। 1 और 3, 1 और 3, 3 वाला ज्यादा, पैरा पे लगा ना, बी आएगा आंसर। 3 ज्यादा होगा 1 से, समझे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ArSN2, बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। चारों ऑप्शन को देखो, 2 NO2 जहां लगे हैं वो आंसर आ जाएगा। देखो ना, चारों ऑप्शन को देखो, 2 NO2 लगे, यहां आंसर आ जाएगा। यहां 1 लगा है, यहां मेटा पे लगा है, यहां ऑर्थो पे लगा है, समझे। क्लियर है। सर अगर इन सब में रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी होती तो सी, उसके बाद आता डी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। मेटा वाला तो पीछे। सर ऑर्थो वाला आगे क्यों करा? क्योंकि एम वेक्ट तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। पैरा पे NO2 और ऑर्थो पे NO2 दोनों सेम, लेकिन NO2 ऑर्थो पर -I लगाएगा और -I की वजह से स्टेबल रहेगा ये, है ना। तो अगर ओवरऑल देना तो ऑर्थो ज्यादा रिएक्टिव होगा पैरा से, अगर एक एक NO2 में कंपेयर कराओगे। इंडक्टिव पास में लगा है, ठीक है। अगला सवाल हो जाएगा ये तो, हो जाएगा ये तो। 2 4 3 1, 2 4 3 1 बी। 3 3 NO2, 2 2 NO2, 1 NO2 पैरा पर है, वो मेटा पर है, मेटा वाला तो पीछे आएगा। अगला सवाल, NaSH, बोलो बोलो बोलो, NaSH क्या करेगा? Cl हटेगा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा ग्रुप कौन सा लगा है। Cl हटेगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा ग्रुप कौन सा लगा है। बोलो, नो रिएक्शन। अरे अंकल ये Me लगा है, Me थोड़ी रिएक्शन करवाएगा। NO2 के आने से रिएक्शन होगी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से रिएक्शन होगी। अगला, which of the following substitution of benzene is orthopara in electrophilic substitution and orthopara in nucleophilic substitution। ओहो ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ग्रुप ऑर्थोपैरा ESR में करता। मान लो मैंने यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया G, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा पे। यानी कि इसको कैसा ग्रुप होना चाहिए सोच लो। और अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऑर्थोपैरा पे। बताओ कौन सा ग्रुप होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोफाइल में भी ऑर्थोपैरा दे, न्यूक्लियोफाइल में भी ऑर्थोपैरा दे। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? यहां नेगेटिव क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो यहां प्लस क्रिएट करेगा, अगर ये वाली रिएक्शन होगी तो तभी न्यूक्लियोफाइल आएगा। यानी कि मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो दोनों व्यवहार दिखाता है, यानी कि NO आ जाएगा, बी आंसर। देखो
ये पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एनओ जो है वो दोनों होता है और लोन पेयर भी होता है, मतलब ये प्लस एम एंड माइनस एम बोथ होता है। तो अगर ये प्लस एम माइनस एम दोनों दिखाएगा तो दोनों काम करेगा। ध्यान से सुन लो, NO2 ओनली माइनस एम, ओनली माइनस एम, SO2Me ओनली माइनस एम, ये प्लस एम एंड माइनस एम। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल भेजूंगा तो कहेगा ऑर्थो पैरा पे जाओ। भाई एनो तो डिपेंड करता है तुम कैसे बिहेवियर शो कर रहे हो, उस तरीके से हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। एनो ऐसा इंसान है जो देखता है कैसे, तुम कैसे हो, ओ इलेक्ट्रोफाइल हो तो मैं प्लस एम हूं, तुम कैसे हो, ओ न्यूक्लियोफाइल हो तो मैं माइनस एम हूं। इलेक्ट्रोफाइल हो ऑर्थो पैरा पे जाओ, न्यूक्लियोफाइल हो ऑर्थो पैरा पे जाओ। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पाए? ऐसा ग्रुप जो दोनों व्यवहार दिखा दे, इलेक्ट्रोफाइल को देख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को देख रहा है तो क्या कह रहा है, हाँ भाई ऑर्थो पैरा पे जाओ। न्यूक्लियोफाइल को देख रहा है, हाँ भाई ऑर्थो पैरा पे जाओ। क्योंकि एनो खुद बेंजीन की रिंग पर ऑर्थो पैरा पर प्लस भी क्रिएट कर सकता है, माइनस भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल, अब रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज मोस्ट रीडली रिप्लेस। बहुत आसान, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है, एफ की ज्यादा है। जी हां, ArSN2 है। और ये वाला सवाल कितनी बार आएगा यार, चुपके चुपके से बस ये चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं अब न्यूक्लियोफाइल इथॉक्साइड आयन होने दो, कभी OH माइनस होता है, कभी CH3CH2 माइनस होता है। करना क्या है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा 3, 3 के बाद होगा 4, के बाद होगा 1, के बाद 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आ जाएगा। देखो भाई 2 2 NO2। अब देखो ये ऑर्थो पर है, ये पैरा पर है, ये पैरा पर है और ये मेटा पर है, तो ऑर्थो पैरा ज्यादा आएगा कंपेरिजन टू पैरा मेटा। और ये एक एक NO2 वाले हैं, ऑर्थो और मेटा वाला, तो ऑर्थो पहले आएगा मेटा से। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, कोई बड़ी मुश्किल भरी बात दिख नहीं रही है मेरे को। ठीक है, अगला सवाल देखें जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं आपसे। अराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 इंटू HI। 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं मैं आपको इसमें, बोलो भाई। 30 सेकंड्स का पोल है आपके सामने, कह दो ना क्या कहते हो। कुछ सवाल मैं आपको अपनी तरफ से करवाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हुआ कुछ, क्या आ रहा है आंसर? अराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 इंटू HI, गलत बात है, उल्टा लिखा है, HI इंटू I2 होना चाहिए था। सी आंसर आवेगा, फैली गई जनता रे। तुमको कभी भी किसी भी समय फंसाया जा सकता है, तुमको कभी भी किसी भी समय फंसाया जा सकता है भाई। अरे यार I2 इंटू HI थोड़ी HI इंटू I2। अरे यार HI I2 बनाता है कि I2 HI बनाता है, पगला गए होगा क्यों? अगला, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। बताइए गौर से देखिए चारों को, सैंडमेयर कौन सा होता है, जब कॉपर +1 होता है, ये आएगा। ठीक है, चलिए बाकी छुटकू छुटकू से सवाल है। हाँ ये एक दो सवाल अच्छे वाले ये कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन हीटिंग, है ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लिख लो, ये तो सवाल ही अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
चलिए भाई बताइए क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें? ऑप्शन पढ़ के आंसर कर सकते हैं, बताओ क्या होता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन पढ़ के आंसर कर सकते हैं यार। सी एन कपलिंग हो रही है, एन एन हो रही है, सी एन हो रही है, एन एन हो रही है। एन एन कहां से हो गई? सी की बॉन्डिंग एन से होती है, ये सारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उत्कर्ष कह रहे सर कौन कौन प्लस एम और माइनस एम दोनों लगाता है? कौन कौन प्लस एम माइनस एम वैसे बता रखा है आपको, लेकिन आप कह रहे हो तो लिख देता हूं। एनओ हो गया, SO2H ये वाला, जिनके पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड होते हैं। अल्कीन हो गया, ये भी प्लस एम माइनस एम लगाते हैं। और बेंजीन स्वयं प्लस एम माइनस एम दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, चलिए बताइए ये रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये EAS है, NAS नहीं है भाई। और EAS में कार्बोकेटाइन बनता है और CN कपलिंग होती है। भाई ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन नाइट्रोजन, CN और ESR में कार्बोकेटाइन बनता है। ये आएगा आंसर। NSR में कार्बेनाइन बनता है। देखिए जनता एकदम पसर के फैलती हुई, नहीं हो पाएगा भाई, बहुत मुश्किल है जीवन तुम्हारा। तुम देख रहे हो, अरे रिएक्शन ESR है, NSR कहां से है? कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? कार्बेनाइन कहां से बना दोगे इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कार्बेनाइन, कार्बेनाइन तो NSR में बनता है। बेटा मैं आपको पूरा एक दिन का समय दे रहा हूं रिवीजन करने के लिए, मैं भारी टाइम दे रहा हूं आपको। आज 10:40 से लेकर आपके पास खूब भरपूर 45 मिनट से लेकर पूरा समय है मंडे शाम 5 बजे तक। रिवीजन करो, चलिए पूरा भारी समय। बताइए Na2HCl क्या करेगा? ये डायजोडाइजेशन करेगा और फिर उसके बाद कपलिंग करेगा। कहां करेगा वो आप बता सकते हैं मुझे, बोलिए। है ऑप्शन ही नहीं इसमें तो भाई। नहीं नहीं है, हाँ मुझे लगा ऑप्शन डी वाला गलत है। ऑप्शन है, बताओ क्या करोगे? डायजोडाइजेशन करोगे इसका। Na2HCl क्या करता है? NH2 को कन्वर्ट कर देता है N2+Cl- में। और अब इसके बाद आप जानते हो OH के पैरा पोजीशन पे अटैक करा दीजिए। OH के पैरा पोजीशन पर, OH के पैरा पोजीशन पर बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझे? अच्छा अगर मैं सवाल में थोड़ा चेंज करता, मान लो मैं सवाल आपको ये देता, मान लो मैं सवाल ये देता, तो अब बताओ कहां जाता ये, बोलो। मैंने सवाल में ये चेंज कर दिया, मैंने मिथाइल यहां ले लिया और OH पर ले लिया मिथाइल। अब बताइए जरा, OH का पैरा पोजीशन तो बुक है, तो अब ऑर्थो पे जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर ऑर्थो एजो आ जाता। पैरा बुक है ना, पैरा पे मिथाइल लगा है, तो N-double-bond-NPH। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल मैं आपको अपनी तरफ से करवाना चाहता हूं, फटाफट से आंसर निकालना है। क्वेश्चन ये है कि Cl NO2 NO2 1 2 3 4 OH Na डेल्टा, ये एरोमेटिक में SN-NGP टाइप से खेलना पड़ेगा, है ना। Cl NO2 और ये न्यूक्लियोफाइल दे दूं मैं दूसरा, और थर्ड। कहाँ शुरू कहाँ खत्म,
ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। चलिए ये और कर लीजिए, खेला हो गए। चलिए ये 3-4 सवाल और। चलिए 5 मिनट के अंदर 4 सवाल करके बताइए। 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, बताइए। कह रहे हैं, मास्टर पढ़ाई ना पढ़ सके ना हम। आप बॉम्बे जा सकते हैं, ठीक है। बेटा तुम्हें भी बॉम्बे जाना है। तुम्हें भी बॉम्बे जाना है कि नहीं? अगली क्लास में पीवाई ना, पीवाई की अगली क्लास में नहीं करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बेंजाइन मैकेनिज्म बताऊंगा जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जानना जरूरी होता है, ठीक है, आपके लिए। और ग्रेनाड रिएजेंट करेंगे, बेंजाइन और ग्रेनाड, नेक्स्ट टर्न पे मंडे को। यस कोच, हाय कोच। कह रहे मेरे को मद्रास जाने का, मेरे को आईआईटी मंडी जाने का, वाह। चलिए क्या होगा यहां पर, Na डेल्टा क्या करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन टाइप से है, मतलब मेटल एसिड रिएक्शन, एसिड बेस नहीं, मेटल एसिड, मेटल एसिड रिएक्शन है। O नेगेटिव बनाएगा और ये O नेगेटिव यहां पे Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ArSN2 लग जाएगी। ArSN2 इंट्रामोलिकुलर है ना, जैसे एनजीपी टाइप से लगा करती थी, तो इंट्रामोलिकुलर लग जाएगी यहां पर, ऐसा दिखेगा आपको। क्या आपने यही कुछ बनाने की कोशिश की? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 की रिंग, 1 2 3 4 5 6 की रिंग। क्या आपने ये बनाने की कोशिश की? बिल्कुल सही जवाब। NH2 क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा रे, आपको दिखेगा NH2 लेकिन यहां प्लस आ जाएगा, 4 बॉन्ड बन जाएंगे ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये जो Cl माइनस निकला है ना, ये Cl माइनस यहां से H प्लस निकाल लेगा, तो ये बना लेगा हाइड्राजीन, आ जाएगा यहां पर NH2। ठीक, यहां तुम सोचोगे तो ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। बताओ, O और N में N अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आसानी से लोन पे डोनेट कर देता है, तो आसानी से लोन पे डोनेट कर देगा ये, तो नाइट्रोजन जाएगा, और नाइट्रोजन जाएगा तो ऐसा दिखेगा NHO, ऐसा ऐसा, प्लस देखो नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऐसा दिखेगा। और अब इसके बाद क्या होने वाला है, H प्लस निकलने वाला है। ये आएगा इसका आंसर, है ना। नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहां ध्यान से देखो, ये Cl जुड़ा है कार्बन sp3 से, और ये जुड़ा है कार्बन sp2 से। अगर यहां कराओगे तो एलिफेटिक SN2 होगी, यहां कराओगे एरोमेटिक SN2 होगी। बताओ कौन सी प्रेफर करोगे, कौन सी प्रेफर करोगे? होती तो दोनों है, लेकिन कौन सी ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली एलिफेटिक, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वगैरह थोड़ी है यहां पर, तो एलिफेटिक SN2 प्रेफर करेंगे कंपेरिजन टू एरोमेटिक SN2। क्या मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आई? ठीक है, कह रहे फर्स्ट में 5 मेंबर की, अभिषेक जी फर्स्ट में चेक कर लेते हैं, आप कह रहे हो तो। O नेगेटिव एक मेंबर हो गया, O नेगेटिव एक मेंबर हो गया, O नेगेटिव एक मेंबर हो गया, एक ये
2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर की रिंग आएगी, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 6 मेंबर, टोटल मेंबर 6 हैं, 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन। ठीक है। तो ArSN2 रिएक्शन आज आपने एकदम अच्छे से फुल डिटेल में विद सारे एग्जांपल सब टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल मैंने करवा दिए हैं, और अगर एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाएगा, देख के आंसर निकाल लोगे आप, है ना। तो ArSN2 आज की आपकी बहुत आसान रिएक्शन थी। ठीक, क्लियर है। चलिए तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे सोमवार को शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ेंगे बेंजाइन वाली मैकेनिज्म और ग्रिगनार्ड रिएजेंट स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आज शाम को आपका कोई क्लास नहीं होगा, आपको भरपूर टाइम मिलेगा आज, है ना। ओम सर भी ज्यादा लंबी क्लास लेने वाले नहीं है, तो आज आपको पूरा टाइम मिलेगा। कल आप लोगों का टेस्ट है क्या? कल टाइम मिले टेस्ट के बाद तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, जेई मेन के लिए ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ArSN2, ArSN1 छोड़ सकते हो आप जेई मेन के लिए, है ना। और बाकी डाइजोनियम वाली रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा। अच्छा है, टेस्ट है, ओहो क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप रिवाइज करके जाइएगा और पेपर देके आइएगा, देखते हैं कैसा जाता है, बताना मुझे, है ना। चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।